हाय फ्रेंड्स, सत्य स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए केस डिस्कशन लेकर आई हूँ। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड लिमिटेशन एक्ट यानी कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत थर्ड केस किरण सिंह एंड अन्य अपीलार्थी वर्सेस चमन पासवान तथा आदर्श उत्तरार्थी। इस केस का रेफरेंस है AIR 1954 SC 340, जिसका सब्जेक्ट था। यह मामला व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 9 एवं धारा 21 पर आधारित है। इस केस का फैक्ट है, फर्स्ट, वादीगण की विवादग्रस्त भूमि जिसका क्षेत्रफल 12.51 एकड़ था, गांव बारडीह में स्थित थी। सेकेंड पॉइंट, 12 अप्रैल 1943 ईस्वी को एक प्रलेख द्वारा वादीगण ने विवादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण नंबर 12 एवं नंबर 13 को 1950 रुपये नजराने के रूप में लेकर उन्हें उसका दखलकार काश्तकार बना दिया तथा भूमि पर उन्हें कब्जा भी दे दिया। थर्ड पॉइंट है, प्रतिवादीगण डिफेंडेंट यानी कि नंबर 12 एवं 13 ने उस भूमि में फसलें बोई, किंतु फसलों के पकने के समय प्रतिवादीगण नंबर 1 से नंबर 11 तक अनाधिकृत रूप से फसलों को काट कर ले गए। यह केस ट्रायल कोर्ट यानी कि विचारण न्यायालय में जाता है। तब वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध सब जज महोदय के न्यायालय में केस प्रस्तुत किया और प्रार्थना की कि उन्हें जमीन पर कब्जा दिलाने के साथ ही साथ भूतकालीन मध्यवर्ती लाभ भी दिलाया जाए। इस केस का मूल्यांकन वादीगण ने 1950 रुपये नजराने तथा 1000 रुपये मध्यवर्ती लाभ के आधार पर कुल 2950 रुपये किए तथा उसी के अनुसार कोर्ट फीस स्टाम्प ड्यूटी भी लगाए। प्रतिवादीगण नंबर 1 से 11 तक ने उस वाद का प्रतिरोध किया और अपने बचाव में कहा कि विवादग्रस्त जमीन पर बटाईदार काश्तकारों के रूप में 1936 से पहले से काबिज है तथा वे 12 वर्ष से अधिक समय तक बटाई काश्तकार होने के कारण विवादग्रस्त भूमि पर दखलकार काश्तकारी का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 12 अप्रैल 1943 ईस्वी का प्रलेख लिखने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं था तथा प्रतिवादीगण नंबर 12 एवं नंबर 13 को उस प्रलेख के द्वारा विवादित भूमि में कोई अधिकार भी प्राप्त नहीं होता है। ट्रायल कोर्ट यानी कि विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रतिवादीगण नंबर 1 से 11 तक को विवादित भूमि पर 12 वर्ष से अधिक समय तक बटाईदार काश्तकार होने के कारण दखलकार काश्तकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं और कि प्रतिवादी नंबर 12 एवं नंबर 13 को तारीख 12 अप्रैल 1943 ईस्वी के प्रलेख द्वारा कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः वाद निरस्त कर दिया जाता है। यह केस प्रतिवादीगण नंबर 12 एवं नंबर 13 के विरुद्ध एक पक्षीय रहता है। इसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय के अनुसार जब वादीगण ने विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय यानी कि जिला जज न्यायालय में अपील प्रस्तुत करते हैं, किंतु वहां भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा केस निरस्त कर दी जाती है। उसके बाद यह केस हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में जाता है। तब वादीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत करते हैं। न्यायालय में स्टाम्प रिपोर्टर द्वारा पहली बार आपत्ति की गई कि वाद का मूल्यांकन कम किया गया था और उसकी जांच किए जाने के पश्चात उसका सही मूल्यांकन 9880 रुपया निश्चित किया गया। वादीगण द्वारा उस मूल्य के अनुसार कोर्ट फीस का भुगतान कर दिया गया और तर्क प्रस्तुत किया गया कि नए मूल्यांकन के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध था, क्योंकि उसे उक्त वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार ही नहीं था और न ही हो सकता था। अतः इस अपील की द्वितीय अपील के स्थान प्रथम अपील के रूप में ही सुनवाई की जाए। उच्च न्यायालय द्वारा उस अपील द्वितीय अपील के रूप में ही निरस्त कर दी जाती है। उसके बाद यह केस सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में जाता है।
अब वादीगण द्वारा विशेष अनुमति प्राप्त कर उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जाती है। वादीगण एंड अपीलार्थीगण की ओर से अपील में तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अवैध थी, क्योंकि उसे वाद की सुनवाई करने तथा उसमें निर्णय देने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। कहने वाली बात है कि सब जज को जिसने यह वाद सुना था, इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था, चाहे इसका मूल्यांकन 2,950 रुपया हो या 9,880 रुपया। अंतर केवल अपील के प्रारूप में है। प्रथम दशा में अपील जिला जज के न्यायालय में होता, किंतु दूसरी दशा में अपील उच्च न्यायालय में होता है। यह यहाँ पर कहना उचित होगा कि जिस न्यायालय को वाद की सुनवाई के लिए क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, उसके द्वारा पारित डिक्री अवैध है तथा इस प्रकार की आपत्ति किसी भी समय प्रस्तुत की जा सकती है। इस मामले में अपीलार्थीगण यह प्रदर्शित करने में असफल रहे कि जिला जज के न्यायालय के निर्णय द्वारा उन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त इस मामले में केस का मूल्यांकन स्वयं वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा ही किया गया था और इसमें प्रतिवादीगण की कोई गलती नहीं थी। प्रतिकूल प्रभाव अनुतोष प्रदान किए जाने का एक आधार होता है, जबकि यह सिद्ध कर दिया जाता है कि वह विपक्ष द्वारा जानबूझकर की गई गलती के कारण पड़ा हो, किंतु अपनी स्वयं की गलती के कारण पड़ा प्रतिकूल प्रभाव अनुतोष का आधार नहीं हो सकता। अपीलार्थीगण पर इस गलती के कारण कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जिला जज ने अपना निर्णय दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के पश्चात दिया था। इस केस में निर्णय आता है पर अपील व्यय अस्वीकार कर दी जाती है। इस केस का प्रतिपादित सिद्धांत इस प्रकार है। फर्स्ट, वह डिक्री जो बिना क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा पारित की जाती है शून्य होती है। सेकंड, प्रारूप को बदलना मत प्रतिकूल प्रभाव का आधार नहीं होता है। थर्ड, प्रतिकूल प्रभाव सिद्ध हो जाने पर ही डिक्री को अपास्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह केस डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।